विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम। प्यारे बच्चों, हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 से पूर्व अंग्रेज़ों का गुलाम था और अंग्रेज भारत के लोगों को तरह तरह की यातनाएं देते थे। मनपसंद रोजगार करने का भी अधिकार नहीं देते थे। एक तरह से लोगों को बंधुआ मजदूर की तरह रखते थे। वे उनको विचारों को सुनना भी नहीं चाहते थे, बस अपने विचार थोपते थे और इस कारण भारत दिन प्रतिदिन दरिद्र और दरिद्र होता गया। और इन सब का विरोध करने की ठानी भारत के उस तबके ने जो अब शिक्षित हो चुका था, जो जानता था स्वतंत्रता क्या है, वो आज़ादी के मायने को समझता था, आज़ादी को समझता था। और उस तबके ने, एक तबका ऐसा था जो अंग्रेज़ों से बिना लड़े शांति से, अहिंसा से अपने अधिकार चाहता था, अपना हक चाहता था, स्वतंत्रता चाहता था। और उस दल का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वो महान कैसे बने, इस बारे में ही है आज का हमारा 5वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक में संकलित पाठ, गांधी जी महान कैसे बने। आइए पाठ में इस बारे में क्या बताया गया है, एक बार हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर अन्य बातें करेंगे। क्या तुम एक ऐसे गांधी जी की कल्पना कर सकते हो जिन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा हो, जिनके पाँव में चप्पल, सिर पर खूब सारे बाल हों, सिर पर गांधी टोपी हो और बच्चों के स्कूल बैग की तरह गले में झोला टांग रखा हो? हाँ, गांधी जी जैसे फोटो में दिखते हैं वैसे हमेशा से नहीं थे। वे धीरे धीरे गांधी बने। कैसे? ये बात सही है, बचपन में सब बच्चे होते हैं, बाद में ही बच्चे बड़े होकर अपने कर्मों के माध्यम से अच्छे या बुरे इंसान बनते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में इतनी अच्छाइयों को ग्रहण कर जाते हैं कि लोग उनको पूजते हैं, उनको जन्म जन्मांतर तक याद रखते हैं। गांधी जी भी उनमें से ही एक थे। बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था, लेकिन बड़े होकर वे इतने निडर हो गए कि अंग्रेज हुकूमत भी उनसे डरने लगी। जब उन्हें काठियावाड़ हाई स्कूल में पहली कक्षा में भर्ती कराया गया, तब उनकी उम्र थी 11 साल। अब तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि 11 साल का कोई बच्चा पहली कक्षा में दाखिल होता हो। क्यों, है ना ऐसा ही? अब तो बच्चे 5 साल की उम्र में ही पहली कक्षा में दाखिल हो जाते हैं। उन्हें जो विषय पढ़ाए जाते थे वे थे इतिहास, भूगोल, गणित और अंग्रेजी। जब गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनके लिए खूब सारे कपड़े सिलवाए गए। आखिर विदेश जा रहे थे भाई, विदेश जाएंगे तो अच्छे अच्छे कपड़े तो मिलेंगे ही। दक्षिण अफ्रीका में कुर्ता धोती पहनने लगे और भारत आए तो एक बार मदुरई गए भाषण देने। वहाँ एक औरत को देखा जो तालाब में अपनी धोती धो रही थी, लेकिन कैसे? आधी पहनती थी और बाकी आधी धोती थी, फिर धुली हुई को पहन लेती थी और शेष को धोती थी। उसकी हालत देखकर गांधी जी भीतर तक हिल गए और बस उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया कि अब सिर्फ एक धोती ही पहनूंगा। जानते हो गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि उनका देश बहुत गरीब है। यहाँ के लोग बहुत ही गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। औरतें एक धोती में रहती हैं, जो कि आधी धोती हैं तो आधी उन्हें पहने रखनी पड़ती है। ऐसी घोर गरीबी को देखकर गांधी जी का मन पसीज गया। उनकी अंतरात्मा ने झकझोर दिया और उन्होंने फैसला कर लिया अब वे भी ज़्यादा वस्त्र नहीं पहनेंगे और वे एक धोती में ही अपना गुजारा करने लगे। बाद में गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए। वहाँ तो खूब सर्दी पड़ती है।
जानते ही हो आप, ब्रिटेन में तो खूब सारी सर्दी पड़ती है। तो वहाँ के बच्चे पूछते थे, बाबा तुम्हारी पतलून कहाँ गई? गांधी जी उन्हें कोई जवाब नहीं देते थे, बस हंसकर रह जाते थे। लेकिन जब रानी से मिलने गए तो रानी के दरबार में ऐसे जाना तो अदब कायदे के खिलाफ था। तो किसी ने पूछा कि इतने कम कपड़ों में दरबार में कैसे जाओगे? तो बोले, फिक्र मत करो, तुम्हारे राजा ने हम दोनों के बराबर कपड़े अकेले ही पहन रखे हैं। गांधी जी लिखते थे एक बढ़िया पेन से। वह पेन एक दिन चोरी हो गया। लिखने बैठे तो पाया कि पेन है ही नहीं। उसी समय एक बच्चे ने अपनी पेंसिल दे दी। लो बाबा, इससे लिख लो। उन्होंने लिख कर देखा, अरे वाह, इससे तो अच्छा लिखा जाता है और स्याही वगैरह भरने का झंझट भी नहीं। उन्होंने तय कर लिया कि अब पेंसिल से ही लिखेंगे। और पेंसिल से उन्होंने पहली चिट्ठी किसे लिखी जानते हो? भारत के वायसराय को। वायसराय ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधि होता था। भारत में उनकी जगह शासन की देखभाल करता था। लिखते लिखते पेंसिल छोटी हो जाती तो उस पर कागज की भोंगली लगाकर धागे से बांध लेते थे। भोंगली समझते हो? कागज को गोल गोल घुमाकर और उसे पेंसिल पर चढ़ा लेते थे और फिर उसे धागे से बांध लेते थे ताकि लिखने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। ऐसा हमारी कक्षाओं में भी कई बच्चे जो पेन के खाली ढक्कन होते हैं, छोटी पेंसिल को उनके ऊपर लगाकर लिख लेते हैं। ये अच्छी आदत होती है क्योंकि बचत जीवन में बहुत ज़रूरी है। दरअसल इन सब के पीछे कोई सनक नहीं बल्कि गांधी जी की यह सोच थी, जब आपके देश के अधिकांश लोग गरीब हों तो आपको फिजूल खर्ची और दिखावा नहीं करना चाहिए। आप समझ गए ना गांधी जी ऐसा क्यों करते थे? भाई, भारत एक गरीब देश है और गरीब देश के लोगों को फिजूल खर्ची कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप सचमुच अपने देश और देशवासियों से प्यार करते हैं तो आपको कम से कम में काम चलाना चाहिए और सादगी के महत्व को समझना चाहिए। बिल्कुल सही, गांधी जी की यह सोच एकदम सही। विचार और काम ही आदमी को महान बनाते हैं, कपड़े किसी व्यक्ति को महान नहीं बनाते हैं। और अपव्ययता यानी कि फिजूल खर्ची तो किसी भी व्यक्ति को महान नहीं बना सकती, उसे तो सबको ही बचना चाहिए। एक बार उनकी प्रार्थना सभा में कुछ अमीर आदमी सज धज कर आ गए तो गांधी जी ने उन्हें डांट दिया। जैन धर्म में भी अपरिग्रह पर काफ़ी जोर दिया गया है। अब अपरिग्रह, आप समझोगे कि अपरिग्रह क्या आ गया? ये शब्द गांधी जी ने कहा था। अपरिग्रह का अर्थ होता है अनावश्यक धन एवं वस्तुओं का संग्रह न करना, यानी कि जिन चीज़ों की जरूरत न हो उन्हें अपने पास न रखना। बस गांधी जी को तो जहाँ भी कुछ अच्छा लगता अपना लेते, तो उन्होंने अपरिग्रह को भी अपना लिया। आपको भी प्यारे बच्चों इस सीख को जरूर अपनाना चाहिए कि जहाँ भी कुछ आपको अच्छा लगे, जो भी बढ़िया लगे, उसे अपने जीवन में जरूर अपनाओ। तभी आप गांधी जैसे महान व्यक्ति बन सकते हैं। गांधी जी के 3 बंदर बहुत मशहूर थे। दरअसल यह एक खिलौना था जो कुछ चीनी बच्चों ने गांधी जी को भेंट किया था, लेकिन गांधी जी ने उन्हें अपने जीवन का साथी बना लिया। आप सबको ही ध्यान होगा, गांधी जी के 3 बंदर थे। एक बंदर अपने मुंह को बंद रखता है, वह कहता है बुरा मत बोलो। दूसरा बंदर अपने कानों को बंद रखता है, वह कहता है बुरा मत सुनो। और तीसरा बंदर अपनी आंखें बंद किए हुए है, वह कह रहा है बुरा मत देखो। जब धोती पहननी शुरू कर दी तो जेब घड़ी कहाँ रखें? पहले हाथ पर बांधने वाली घड़ियां नहीं होती थी। गांधी जी अपनी जेब में घड़ी को रखते थे।
जब उन्होंने धोती पहननी शुरू कर दी तो धोती पर तो कोई जेब नहीं थी। तो अब उनके लिए एक नई समस्या आ गई कि वो अपनी इस घड़ी को कहाँ रखें। बस निकाल लिया उन्होंने हल और उस घड़ी को अपनी कमर पर बांध लिया। इस तरह गांधी जी धीरे धीरे वैसे गांधी जी बन गए जैसा आजकल हम उनके चित्रों में देखते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं पाठ में आए कठिन शब्दों की। अदब कायदे, शिष्टाचार। अदब कायदे, शिष्टाचार को ही अदब कायदे कहते हैं। अप्रिय ग्रह, यह तो हम पहले भी जान चुके हैं। अनावश्यक धन एवं वस्तुओं का संग्रह न करना। झंझट, परेशानी या विवाद, यानी कि कहते नहीं है भाई मैंने कोई झंझट नहीं चाहिए, यानी कि कोई परेशानी या विवाद नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति परेशानी या विवाद में नहीं पड़ना चाहता है। फिक्र, परवाह। फिक्र मानी होती है परवाह, किसी की परवाह करना, किसी की फिक्र करना। वायसराय, भारत में सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी जो रानी के शासन की देखभाल करता था, यानी कि रानी के शासन को चलाता था। हुकूमत, शासन। हुकूमत का अर्थ होता है शासन। शासन समझते हो? देखो हमारी भी अब सरकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी हमारे शासन प्रमुख हैं, वे इस समय देश का शासन चला रहे हैं। और पुराने समय में कौन होता था शासन प्रमुख? गुलामी के समय में उस समय भारत का वायसराय शासन प्रमुख होता था। उन्हें कोई नहीं चुनता था, बस रानी वहीं से भेज देती थी। अब तो मोदी जी को चुना है ना हमने। हाँ, हर 5 वर्ष बाद भारत में चुनाव होते हैं। सारी जनता मिलकर अपने प्रतिनिधि चुनती है जो शासन चलाते हैं। अब बात करते हैं अभ्यास के प्रश्नों की। बचपन में गांधी जी को किससे डर लगता था? ये तो आप सब जानते हैं, पाठ के आरंभ में ही आया था कि बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था। गांधी जी ने सिर्फ एक धोती पहनने का फैसला कब किया? उस घटना को याद करो जब गांधी जी मदुरई गए थे भाषण देने के लिए। तब उन्होंने एक औरत को नहाते हुए देखा था। कैसे देखा था? औरत तालाब पर आधी धोती पहनकर आधी को धो रही थी। उस गरीब महिला को देखकर उन्होंने फैसला कर लिया कि आज के बाद वे एक धोती ही पहनेंगे। गांधी जी सादगी का समर्थन क्यों करते थे? अब आप जानते हो भारत की जनता तो बहुत गरीब है, क्योंकि अगर हम सादगी पसंद नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करेंगे और उससे हमारा देश और गरीब होता जाएगा। भारत की गरीब जनता की भलाई के लिए गांधी जी सादगी का समर्थन करते थे। गांधी जी के 3 बंदर वास्तव में क्या थे? उन्हें किसने भेंट किया था? गांधी जी के 3 बंदर वास्तव में एक चीनी खिलौना था जिसे कुछ चीनी बच्चों ने गांधी जी को भेंट किया था। गांधी जी ने चिट्ठी लिखने के लिए पेंसिल का प्रयोग क्यों किया? ये भी आप जानते ही हैं, क्योंकि उनका पेन चोरी हो गया था। गांधी जी का पेन चोरी हो गया था, इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखने के लिए पेंसिल का प्रयोग किया। आपकी बात। अब हम करेंगे आपकी बात। जब आप किसी व्यक्ति को गरीबी या बेबसी की स्थिति में पाते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आते हैं? अब ये विचार देखिए, आप किसी गरीब या लाचार व्यक्ति को जब देखते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? जाहिर सी बात है आपके मन में भी उसके प्रति दया उत्पन्न होगी। आप उसकी लाचारगी, उसकी बेचारगी पर अफसोस प्रकट करेंगे, यही ना?
या कुछ और विचार आ रहे हैं, जो भी आपके विचार हों आप अपने मन से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि गरीब और बेबस व्यक्ति के प्रति हम दया कर सकते हैं और उसकी मदद करने की ठान सकते हैं। गांधी जी को बचपन में अंधेरे से डर लगता था, आपको किससे डर लगता है? डर, बच्चों को डर तो अंधेरे से लगता है, गांधी जी भी उससे डरते थे। बच्चे डरते हैं बिल्ली से, हैं, शेर से और सांप से। अच्छा, और किससे डरते हो? छिपकली से भी डरते हो आप? अच्छा, कड़कती बिजली से। जब बादलों से घनघोर घटा छाई होती है तो आप कड़कती हुई बिजली से भी डर जाते हैं। तो बच्चों, वैसे हमें किसी बात से नहीं डरना चाहिए, फिर भी भय किसी की पूछ कर नहीं आता है, लेकिन अपने मन को आपको मजबूत रखना चाहिए। अब बात करते हैं पाठ से आगे की। पाठ से आगे का मतलब होता है पाठ में उन चीज़ों का विवरण नहीं आया है, आपको वो चीज़ें बतानी हैं जो पाठ में तो नहीं आई हैं। चलो कोई बात नहीं, जो आपको पता है वो ठीक नहीं है तो हम आपकी मदद कर देते हैं। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के माता पिता का क्या नाम था? गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? गांधी जी को सबसे पहले महात्मा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सत्याग्रह क्या है? सत्य के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह कहलाता है। गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई में इसे एक हथियार की तरह प्रयोग किया था। गांधी जी के 3 बंदर हमें क्या सिखाते हैं? पहला बंदर अपने मुंह को ढके हुए है, वह कह रहा है बुरा मत बोलो। दूसरा बंदर अपने कानों को ढके हुए कह रहा है बुरा मत सुनो। और तीसरा बंदर अपने आंखों को ढककर कह रहा है बुरा मत देखो। आज़ादी की लड़ाई के दौरान हमारे देश के नेताओं ने कुछ नारे दिए जिन्होंने पूरे देश में जोश और उमंग का संचार कर दिया। आइए जाने कौन सा नारा किसने दिया था? हमारे आम जीवन में भी नारों का बहुत महत्व है। नारे हमारे अंदर जोश ला देते हैं। आजकल भी हमारे देश में एक नारा चला हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह नारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, क्योंकि आज हमारे समाज की यह पहली ज़रूरत है कि हर बेटी पढ़नी चाहिए और उसका जीवन भी सुरक्षित रहना चाहिए। तो अब बात करते हैं पाठ में दिए गए नारों की। अंग्रेजों भारत छोड़ो ये पेज नंबर 42 पर देखिए। यहाँ आप इसके सामने लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और लाल बहादुर शास्त्री। इनमें से किसी एक ने यह नारा दिया है। आप सोचिए किसने दिया है। चलो आप भी सोचें, तब तक हम बता देते हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। जय जवान जय किसान, यह नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। उस समय
भारत पर दो तरफ का संकट था। एक तरफ खाद्यान्न संकट था तो दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश ने हम पर हमला कर दिया था और दोनों ही चीज़ों की हमें सख्त ज़रूरत थी। किसान खेत में जोर लगाकर मेहनत करे और जवान सीमा पर अपना पूर्ण योगदान दे। तब उस समय के हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान, और उनके इस नारे पर पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ था और हमने सभी मोर्चों पर जीत हासिल की थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद यह कहा था भगत सिंह ने। अब करते हैं भाषा की बात। सुने, बोलें और लिखें। यहां पर आपको दो दो शब्द दे रखे हैं, इनमें बहुत थोड़ा सा बोलने में अंतर है, उसको समझें, सुनकर और लिखकर देखें। क्षत्रिय, क्षत्रिय, छत्री, कक्षा, कक्षा, इच्छा, कक्षा, इच्छा, डाल, ढाल, डाल, ढाल, डलियां, लड़ियां, डलियां, लड़ियां, गढ़ना, 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 आराध्य, विद्यार्थी, आराध्य, विद्यार्थी, प्रसिद्ध, प्रतिपाद्य, प्रसिद्ध, प्रतिपाद्य। कुछ वस्त्रों या परिधानों के नाम जोड़े में आते हैं, जैसे कुर्ता, धोती। ऐसे ही कुछ परिधानों के नाम नीचे दिए गए हैं, आप उनके नाम जोड़े वाले परिधानों में लिखें। अब आप जानते हैं कि कपड़ा तो लगभग हम जोड़ों में ही पहनते हैं, तो उनमें है जैसे पजामा, पजामे के साथ आप क्या पहनते हैं? पजामे के साथ सब पहनते हैं कुर्ता, कुर्ता पजामा होता है ना। साड़ी के साथ, साड़ी के साथ ब्लाउज पहना जाता है, और पैंट के साथ शर्ट, घाघरा के साथ कुर्ती, स्कर्ट, स्कर्ट और टॉप पहने जाते हैं, कोट और पैंट पहने जाते हैं, और सलवार के साथ कमीज पहना जाता है। अब आगे देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द चुनकर लिखें। अब यहाँ दो तरह से लिखे गए हैं, दो शब्द हैं, उनमें से एक सही है, आपको वह लिखना है। जैसे शब्द दे दिए हमें आशीर्वाद, आशीर्वाद। अब आप समझ गए होंगे, पहले वाला सही है आशीर्वाद। इनचार्ज, इंचार्ज, इनचार्ज, इंचार्ज। अब इसमें अभी आप समझ गए होंगे कि दूसरे वाला शब्द सही है, इंचार्ज। उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। तो इसमें भी पहले वाला शब्द सही है, उज्ज्वल। विद्यालय, विद्यालय। तो आप सब जानते हैं विद्यालय सही होता है, तो पहले वाला सही है। सन्यासी, सन्यासी। इसमें दूसरे वाला सन्यासी सही है। कवियत्री, कवियत्री। कवियत्री नहीं होता, कवियत्री होता है, तो इसलिए पहले वाला सही है। श्रीमती, श्रीमती। श्रीमती होता है, श्रीमती नहीं होता। रात्रि, रात्रि है, यानी कि पहले वाला शब्द सही है। ऋषभ, ऋषभ। इसमें
पहले वाला ऋषभ सही है। ढाबा, डाबा। अब यहां आप देखिए, पहला ढाबा और दूसरा ढाबा में पहले वाले के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, जबकि पहले शब्द के नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां पर दूसरे वाला सही है, ढाबा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में लगभग समान होते हैं, परंतु उनके अर्थ एकदम भिन्न होते हैं। जैसे वास, वास मीन होता है निवास, बास गंध। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप उनके अर्थ लिखें। वात, वात का अर्थ है हवा, वायु। समझ गए होंगे आप, हवा या वायु। बात, बात का अर्थ है कथन या वचन। कुल, कुल मानी होता है सारा या समस्त। कूल, कूल मानी होता है किनारा या तट। और का अर्थ होता है छोर या सिरा। और इस और का अर्थ होता है दूसरा। मूल्य, मूल्य का अर्थ होता है कीमत। मूल्य का अर्थ होता है कीमत। मूल, मूल का अर्थ होता है जड़। काला, श्याम या स्याह। काल, काल का अर्थ होता है समय। ग्रह, ग्रह होते हैं वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी, मंगल, शनि इत्यादि। घड़ी, घड़ी का अर्थ होता है घर। सुत, सुत मीन होता है बेटा। सूत, डोरा या तंतु। कुछ शब्द किसी अन्य शब्द की विशेषता बताते हैं, जैसे अच्छा आदमी में आदमी की विशेषता बतलाई गई है, इसलिए यह विशेष्य है। ऐसे ही कुछ शब्द और उनकी विशेषता बताने वाले शब्द नीचे दिए गए हैं, इनका मिलान करें। विशेषण, विशेष्य। अब देखिए, काली, काली होती हैं घटाएं। हमें इनमें से देखना है दूध, खेत, घटाएं, पर्वत, लड़की, गर्मी, जंगल, आदमी, फसलें और घी। यानी कि विशेषण उधर दिए गए हैं और विशेष्य इधर हैं, कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है और जो उसकी विशेषता है वह विशेषण होता है। अब घटाएं की विशेषता होती है वे काली होती हैं। घने, घने होते हैं जंगल। घने क्या होते हैं? जंगल। ऊंचा, ऊंचा क्या होता है? ऊंचा तो पर्वत होता है। समतल, और समतल, समतल होता है हमारा खेत। समतल होते हैं हमारे खेत। सफेद, सफेद होता है दूध। सफेद किसकी विशेषता है? दूध की। लहलाती, और लहलाती हैं, लहलाने की विशेषता किसकी होती है? फसलों की। और फसल की जो होती है वो विशेषता क्या है? फसलें जो हैं वो लहलाती हैं। 2 किलोग्राम, यह वजन की बात है, तो ये किसका होता है भार? घी का। लंबी, और लंबी हमारी होती हैं, क्या होती हैं लंबी? अब देखिए आप, लंबी क्या दे रखी इसमें? दूध, खेत, घटाएं, पर्वत, लड़की, गर्मी, जंगल, आदमी, फसलें और घी। तो इसमें लंबी हो जाएगा हमारा लड़की। लंबी होगा लड़की। बहुत, बहुत क्या होगा? बहुत तो गर्मी होगी कि आज बहुत गर्मी है। और मोटा होगा आदमी, और मोटा होगा
आदमी। ओके, आज हमने पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ जाने, अभ्यास के दिए गए प्रश्नों के उत्तर जाने, आपकी बात की। पाठ से आगे के दौरान हमने गांधी जी के बारे में तथ्यपरक जानकारी प्राप्त की। इसके साथ आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले नेताओं द्वारा दिए गए नारों के बारे में भी जाना। भाषा की बात के अंतर्गत आज हमने कुछ ऐसे शब्द बोलना सीखा जिनमें शामिल अक्षरों के उच्चारण लगभग मिलते जुलते से थे, और वस्त्र और परिधानों के भी हमने मेल मिलाया। इसके साथ ही कुछ सही वर्तनी लिखनी सीखी कि किस तरह से हम सही हिज्जे शब्दों के व्यवस्थित कर सकते हैं, यह भी हमने सीखा। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को भी हमने दूर करना सीखा कि सही शब्द कैसे लिखा जा सकता है, यह हमने जाना। कुछ ऐसे शब्दों के बारे में भी जाना हमने जो थोड़ा सा ही बोलने में थोड़ा सा ही अंतर रखते हैं, लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल भिन्न है। और अंत में हमने विशेषण और विशेष्य की जानकारी प्राप्त की। इस तरह से हमारा यह पाठ अब समाप्त होता है। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में और नए विषय को लेकर। तब तक अनुमति दीजिए। नमस्कार।